आज हमारी स्पेशल गेस्ट हैं वन ऑफ द यंगेस्ट फीमेल पॉलिटिशियंस ऑफ हिमाचल, प्रज्वल। आप अपनी फैमिली में पहले पॉलिटिशियन थे, आपसे पहले कोई पॉलिटिशियन नहीं, कोई ऐसा कोई खास किसी का वो था नहीं। प्रज्वल के पॉलिटिकल मेंटर कौन है? कोई भी काम है ना तो आपका गवर्नमेंट सेक्टर से ही होता है, तो उसमें ना अभी भी कहीं ना कहीं वो डिले रहता है। आपको डांस का शौक? हाँ, डांस का शौक है और इसी वजह से मैंने शिमला में जब आई थी कॉलेज में तो डांस में एडमिशन लिया था कि कुछ नहीं कर पाऊंगी जीवन में, डांस टीचर तो लग जाऊंगी। तो अगर हम कहें तो प्रज्वल इज अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर, कई बार आपको अपनी इच्छाओं को मारना पड़ता है। आपने वो तो सुना ही होगा ना, शिमले नी हाँ बिल्कुल सुना है। माए नी मेरी शिमले दी राहें चंबा कितनी दूर है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ करण एंड बादल। एंड आज हमारी स्पेशल गेस्ट हैं वन ऑफ द यंगेस्ट फीमेल पॉलिटिशियंस ऑफ हिमाचल, प्रज्वल। हाउ आर यू प्रज्वल, कैसे हैं आप? वेरी वेल, थैंक यू करण जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। मैं दोबारा टू, मेरा नाम है करण। यार जी नहीं है मेरा, करण है मेरा नाम। अच्छा ठीक है। राइट, हाउ आर यू, हाउ इज एवरीथिंग गोइंग? वंडरफुल, वेरी वेल, थैंक यू सो मच। और मुझे थैंक यहाँ यू, बुलाने आपको के आपने लिए हमारे लिए thank टाइम you, करण। निकाला। नहीं, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया। सो प्रज्वल, आप वन ऑफ द यंगेस्ट ब्लॉक पंचायत समिति के चेयरमैन रहे हैं। इट वाज इन 2016। सो जब आप ब्लॉक पंचायत समिति के चेयरमैन थे, आपको चेयरमैन बनने के बाद सबसे पहले जो राजनीति का एहसास हुआ, उसमें आपको सबसे शॉकिंग क्या लगा कि चेयरमैन वाली कुर्सी पे बैठने के बाद कि ये भी होता है राजनीति में? मेरे लिए जैसे चेयरपर्सन की जब कुर्सी पे सबसे पहले बैठी, शॉकिंग तो ये था कि मतलब एक अनएक्सपेक्टेड जो था कि मैंने सोचा नहीं था कभी ऐसा भी एक टर्न मेरी लाइफ में आएगा, और वो भी पॉलिटिकल। और ऐसा नहीं है, मुझे पॉलिटिक्स में जाना था, मन था, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी रही हूँ, शौक था। पर जब वो एक इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको एक छोटी उम्र में मिल जाती है तो फिर आपको लगता है कि ये मतलब क्या कैसे करोगे आप, क्योंकि जब जिम्मेदारी आती है और आपको उसको फिर निभाना होता है, आपको डिलीवर करना है, करके दिखाना है, वो सबसे ज़्यादा चैलेंजेस होता है। तो वो सबसे पहले ये था कि एक तो जो एक्सपेक्टेड नहीं था वो हुआ, और साथ ही साथ कि मेरे आसपास जो लोग काम करते थे, चाहे वो ऑफिस में या जो मेरे और साथ में सहयोगी थे, वो सब लोग मेरे माता पिता की उम्र के थे मैक्सिमम, या उनसे थोड़ा छोटे, या बड़ी बहन भाई की उम्र के मैं कहूँ। तो मुझे ऐसा था कि उनसे मैं कैसे बात करूँगी, कैसे समझाऊँगी। और ऑफिस में भी वो एक कल्चर पुराना सरकारी दफ्तरों में चलता आ रहा था ना, अभी भी है कहीं ना कहीं, कि जो काम 2 दिन में हो सकता है उसको 4 दिन लगेंगे। तो फिर वो, और कुछ लोग ऐसे होते हैं, इतने एक्सपीरियंस नहीं हो सकते होते हैं, या आपकी सोच उनकी सोच के साथ नहीं मिल पाती है वो बिगनिंग में। तो वो थोड़े से चैलेंजेस थे, वो थोड़ा सा मेरे लिए शॉकिंग था कि मैं बन तो गई पर कर पाऊंगी या नहीं, कहीं इससे चीज़ें खराब ना हो जाए, या अच्छा कर पाऊंगी, आगे बढ़ पाऊंगी, कि वो एक थोड़ा सा चैलेंजिंग भी था और शॉकिंग भी था कि क्या हो गया। मेरा ये क्वेश्चन है कि आप अपनी फैमिली में पहले पॉलिटिशियन थे, आपसे पहले कोई पॉलिटिशियन में कोई ऐसा कोई खास किसी का वो था नहीं। तो जब आपने इस चीज़ को बोला अपने घर पे, या आपने अपने घर पे बताया कि मुझे चुनाव लड़ना है, मुझे चुनाव में जाना है, तो उनका रिएक्शन क्या था? और उसके बाद जीतने के बाद उनका रिएक्शन क्या था? तो मैं आपको बताती हूँ स्टोरी की। पहले मैंने जब चुनाव लड़ने की बात कही तो मैंने नहीं कही, वो मेरा मन था। फिर मुझे लगा कि अभी कौन, कैसे मुझे मौका मिलेगा और क्या। तो जब चुनाव आए पंचायती राज के, तो जो जिस सीट से मैं चुनाव लड़ी थी, तो वहां पे फीमेल के लिए रिजर्व थी। फिर मेरे को भी जब मुझे पूछा गया, जब मेरे चाचा जी वगैरह ने और जो लोगों ने पूछा, तो मुझे भी मन में आया कि नहीं, चुनाव लड़ना है, कोशिश कर सकती हूँ। और सबसे ज्यादा मेरे जो मन में आया कि आज मुझे बुलाया जा रहा है, तब अगर मैं नहीं लड़ूंगी, कल को जब मैं खुद चुनाव लड़ना चाहूंगी तो शायद मुझसे कहा जाए, आज बात हार जीत की नहीं है, बात ये कि जब आपको कहा था तब क्यों नहीं आए आप, और जब मैं चाहूंगी तो शायद वो सपोर्ट वो ना मिले फिर मुझे। तो बस इतना सा मेरे दिमाग में, और मैं भी चली गई। देखा वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, तो वेट किया कि शाम तक जो लिस्ट आनी है शायद उस पर आ जाए। कुछ दिन पहले की बात है, चुनाव नॉमिनेशन शुरू होने से। तो उस दिन शाम को वो नाम भी आ गया। तो फिर
फिर मेरे पिताजी से उन लोगों ने बात की कि देखो आपको एनर्जी जब लगानी है तो एक जगह पे, और वो अच्छा करना चाहती है इस फील्ड में तो आपको उसको सपोर्ट करके और आगे भी अच्छा करेंगे। तो फिर इस तरह से बात की, तो उनका कोई ऐसे रिएक्शन नहीं था, पर उनका भी थोड़ा सा ये था कि कैसे करेंगे। हालांकि जो मेरी मदर का मेरे फादर को भी था, और जो मैं भी बोलती थी उनको कि कैसे करेंगे, हम लोग पॉलिटिक्स में नहीं है और कभी चुनाव नहीं लड़ा है, तो क्या होगा, हम जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और आपको एक चुनाव लड़ना है तो चाहे वो छोटा चुनाव हो बड़ा हो, पहले से एक तैयारी आपको हर तरीके से, फाइनेंशियली और लोगों का सपोर्ट, वो सब चाहिए। पर वो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा उनका रिएक्शन था। और फिर साथ ही साथ जब लोगों में वहां पर बात फैलनी शुरू हुई, तो कुछ लोगों ने आकर मुझे कहा कि बेटा क्या करोगे चुनाव लड़कर, 5 साल की बात है, फिर तो कुछ नहीं होता है, हमने भी तो लड़े। जैसे कुछ लोग थे जो हमने कब से देखा है, इसने भी लड़ा उसने भी लड़ा, कुछ नहीं हुआ, लड़की हो शादी करके चली जाओगी, फिर क्या फायदा रह जाएगा, इसको लड़ने दो। क्योंकि वो होता ही ना कि जो जिनकी सिंपैथी थोड़ा दूसरी तरफ थी कि चलो उसको मौका मिल जाए, और अगर चुनाव लड़ना होता है तो पहले से तैयारी करनी होती है, ये खराब हो जाएगा, वो आपकी बेसिकली पॉलिटिक्स आपका है। जो मोरल था उसको डाउन करने की कोशिश हाँ, कर रहे मतलब थे। कोशिश की गई पूरी तरह से। फिर मुझे था कि नहीं, जिन लोगों ने मुझे बोला है, एक तो उनके लिए भी और मेरा खुद का मन भी था। तो बस वो फिर बात की। थोड़ा-सा मुश्किल था कि दादी, जैसे उस टाइम मेरे दादी थे, मदर थे, तो उनसे बात की। फिर फादर को भी बोला कि देखो, जो आप अपने लिए सोचे थे, जब जो साथ में लोग थे उन्होंने भी समझाया। तो इस तरह से कोशिश की हमने, नॉमिनेशन फाइल किया, कैंपेन शुरू हुआ। और जब कैंपेन शुरू हुआ तो इतना ज़्यादा, मतलब ऐसे लगता था मुझे कि कहीं पर भी जाओ ना, तो आप भी देख रहे होंगे कि वोटर की बातों से बहुत रेयरेस्ट आपको शायद पता चल पाता है कि वो आपकी साइड है या नहीं, वरना आप नहीं पता लगा सकते कि कौन किसकी तरफ है। तो मुझे लगता था कि कभी बार मैं जीत रही हूँ, कई बार लगता था नहीं वो जीत रही है। और जिसके साथ मेरा चुनाव मैंने लड़ा था, शी वॉज माई सुपर सीनियर इन स्कूल, और उनकी शादी हो चुकी थी, तो वो अच्छे फैमिली, दोनों पॉलिटिकल बैकग्राउंड से कहीं ना कहीं थी। तो एक वो भी मेरे लिए चैलेंज था। और फिर हम 2 ही कैंडिडेट थे, कोई मतलब बिल्कुल एकदम जिसको कहते हैं ना 1 to 1 फाइट थी, कोई और कैंडिडेट नहीं था। बट जैसे-जैसे मैं लोगों के बीच गई, अब जब लोगों ने मुझसे सवाल किए, जवाब दिए उनके सवालों के, और जब लोगों से मिली, तो उससे पहले मैंने कुछ समय एक न्यूज़ चैनल में भी एज़ अ एंकर रिपोर्टर काम किया था, तो लोगों ने मुझे न्यूज़ चैनल में भी देखा था, टीवी पे। तो जब जाती थी तो अरे आप तो उस पे आते हो ना, तो ऐसे-ऐसे करके मुझे लोगों का सपोर्ट मिलने लगा। जब उनसे बात की तो उनमें भी एक आई कि नहीं, यंग बच्चे हैं, इनको आगे लाना है। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, आउट ऑफ द वे मुझे सपोर्ट किया, और आज तक इतना ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। फैमिली का क्या रिएक्शन था? फैमिली का जीतने के बाद वही, जिसको कहते हैं ना कि आप जब एक आम परिवार से होते हैं, आपने कुछ उम्मीद नहीं की होती है और उससे बड़ा कुछ आपको मिलता है, तो वो हम एक आदत होती है कि उतना ज़्यादा कभी भी खुश नहीं होते, चाहे कितना बड़ा हो, चाहे कितना छोटा आपके पास है। तो बस नॉर्मल था, खुश थे पेरेंट्स, पर वो उस तरीके से शायद दिखा नहीं पाए मुझे, बट जो आप फ़ील कर पाते हो, शायद आस-पास के और लोगों ने ज़्यादा अच्छे से वो दिखाया, तो मुझे ज़्यादा फ़ील हुआ, पर वो लोग नहीं दिखा पाए कि वो कितना खुश है। पर ऑफ़ कोर्स आपका बच्चा कुछ कर रहा है, तो पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा प्राउड और खुश होते ही है। प्रज्वल के पॉलिटिकल मेंटर कौन है? ऐसे तो कोई ऐसा नहीं है कि अगर मैं ऐसे बताऊँ कि अगर अभी मैं राजनीति में हूँ तो कोई किसी को ढके कि नहीं। मेरे एक वैसे तो मैंने अटल जी से और सुषमा जी से हमेशा पॉलिटिकली इंस्पायर रही हूँ, पर अगर राजनीति की मेरी बात करें तो मेरे एक चाचा जी हैं, और हमारे एक नेता थे, अभी ही इज नो मोर, श्री नरेंद्र बरागटा जी। तो उनके साथ मैंने सबसे पहले एक सड़क संघर्ष यात्रा में मैंने चलना शुरू किया था। तो जब से मैंने होश संभाला है, तो हमने ना पॉलिटिक्स में उन्हीं का नाम सुना था और उन्हीं को देखा था। तो मेरे लिए वो हमेशा से मेरे मेंटर रहे हैं। आज वो नहीं है, पर जो भी उन्होंने हमें सिखाया, जो हमने उनसे सीखा, तो मैं हमेशा उन्हीं को फॉलो करती हूँ। और एक मेरे चाचा जी हैं जिन्होंने मुझे सबसे पहले चुनाव लड़ने के लिए कहा था, और फिर आज तक मेरी पॉलिटिक्स में वो हमेशा मुझे, जिसे कहते हैं ना कि बच्चे पौधा लगा के उसको सींचना है, वो उस तरह से मुझे सिखाते हैं। बाकी पेरेंट्स का तो हमेशा से सपोर्ट रहता ही है वो भी बच्चे के पॉलिटिकली लिए। एक्टिव है? वो कोई मतलब पॉलिटिकली एक्टिव ऐसे नहीं है, मतलब सोशली एक्टिव है। पॉलिटिकली तो फिर सोशली इंसान हो तो पॉलिटिकली है। तो उनके कारण से, मतलब गाँव में जैसे रहते हैं तो वो हम चाचा कह के बुलाते हैं, तो वैसे वो है।
आपने लोकल गवर्नमेंट में भी काम किया है, आप पंचायत से ही आपने शुरुआत करी है, तो अगर आपको लोकल गवर्नमेंट में कुछ एक ऐसा है कि आपको ये लगता हो कि यार ये चीज़ मैं चेंज करना चाहूँगी, यार ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, या हमारी जो हिमाचल की या गाँव की जो लोकल गवर्नमेंट है, इसमें ये चीज़ अगर चेंज हो जाए तो हम चीज़ों को और बेहतर कर सकते हैं, वो क्या है? देखो, उसमें सबसे पहले तो कि जो काम में तेजी लाना, जब हम क्योंकि कोई भी काम है ना, तो आपका गवर्नमेंट सेक्टर से ही होता है, तो उसमें ना अभी भी कहीं न कहीं वो डिले रहता है, फिर कहीं न कहीं एक उस तरह से लोग अवेयर नहीं है उनके बारे में, चाहे वो स्कीम्स की बात करें हम, क्योंकि हमारा हमेशा से एक मोटिव रहता है, अगर आप काम कर रहे हैं दिल से, कि जो भी आपकी स्कीम्स है, आपके गाँव के लास्ट घर पे बैठे व्यक्ति को भी उसका फ़ायदा मिले। तो इन चीज़ों को लेकर, और दूसरा कि लोगों में इस कैसे अवेयरनेस हम ला सकते हैं उनके कि आपके लिए क्या-क्या बेनिफिट्स हैं। तो ये चीज़ें हैं कि अगर हम इनको बदलें और लोगों को हम सोशली, पॉलिटिकली और एक एडमिनिस्ट्रेटिवली उनको एक्टिव बना दें कि आपको कहाँ से कौन-सा काम कहाँ से करवाना है। क्योंकि वरना आज भी वही चीज़ें चलती आ रही हैं कि आपके पीछे, मतलब आप पॉलिटिक्स में हो, आप ऊपर हो, तो आपके पीछे लगे रहे लोग, तभी वो आगे काम करवा पाए। तो इन चीज़ों को बदल के जब हम इनको बदलेंगे ना और इस सोच को बदलेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर चीज़ें भी जल्दी से होगी और प्रोग्रेस भी होगा, और वो काम में जो डिले है वो भी नहीं रहेगा, और लोग भी अवेयर होके कंट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे। बीजेपी एक इतना बड़ा संगठन है, आप उसमें काम कर रहे हैं और शायद पिछले 7 या 8 सालों से बिल्कुल 11 साल से। 11 साल से बहुत ज़्यादा डीपली उसमें घुस के काम कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि बीजेपी में एक फीमेल पॉलिटिशियन के लिए ये आसान होता है कि सीढ़ियों को ऊपर चढ़ना, बिकॉज आपने अभी तक लोकल गवर्नमेंट में ही काम किया है, अभी स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद नेशनल लेवल पे आना कितना इजी है, और क्या आपको लगता है कि चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो? देखो, जिस तरह से मैं अगर अपने स्टेट की बात करूँ या ऑल ओवर पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें, वो किसी भी मतलब पॉलिटिक्स की बात करूँ, नॉट पार्टी, तो महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं आज भी थोड़ी सी दिक्कत है। पर आपने जो सवाल किया अब कि बीजेपी की बात करूं, वो मैं अपने एक्सपीरियंस से खुद बता सकती हूँ कि वहां पर महिलाओं को, और एक बिकॉज अभी थोड़ी सी युवा भी हूँ, तो यंगस्टर्स के लिए अभी आज ही नहीं, बहुत पहले से एक पॉलिटिक्स में आगे आना, एक आम परिवार से पॉलिटिक्स में आगे आना बहुत इजी रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि आज तक भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता रहे हैं, वो लोग सब स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए हैं। ऐसे ऐसे लोग जिनको कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, सिर्फ वो संगठन का काम कर रहे थे, उन लोगों को आज आपने देश का प्रधानमंत्री बनते हुए देखा है, देश के मंत्री बनते हुए देखा है। तो जब मैं अपने एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करती हूँ, जब मैं पंचायत समिति की सबसे युवा अध्यक्ष बनी, और जब ये चीज़ मेरी पार्टी के लोगों, क्योंकि उस टाइम इतना हमारी सरकार 2014 में नई आए थे, मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तो दूसरी तीसरी बार, और स्टेट में हमारी कांग्रेस की सरकार थी। तो होता ये कि मैं बीजेपी से थी, तो थोड़ा सा इतना आपको सपोर्ट नहीं मिल पाता है, उस कारण से भी आप थोड़ा अपने आप को काम नहीं कर पाते हो जो आप करना चाहते हो। सेंटर में हमारी सरकार थी, तो पूनम महाजन जी उस टाइम वो यहाँ पर युवा मोर्चा की अध्यक्ष थी। तो उन्होंने मुझे एक कार्यक्रम में, जब वो पहली बार हिमाचल आई थी, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि पहली बार कोई जब से मैंने पॉलिटिक्स में होश संभाला है, तो कि पहली बार किसी महिला अध्यक्ष को मैंने देखा। और जब वो हिमाचल आई, तो मैं खूब बहुत एकदम, जिसको कहते हैं ना कि बहुत एक अलग फीलिंग थी, खुशी थी, और मैं गई, उनका वेलकम किया। जब वो आई, उनके स्वागत में हमने नारे लगाए, तो दीदी ने पूछा कि ये कौन है। और एक मैं मतलब वो बता रही हूँ कि बीजेपी में कैसे लोगों को काम करने का मौका मिलता है। तो उन्होंने किसी से पूछा, फिर ने दीदी को बताया कि ऐसे-ऐसे। अच्छा, उसके बाद कुछ और एक कार्यक्रम दिल्ली में हो रहा था, जिसके लिए कि कुछ कलीग्स ने मुझे पूछा था कि तुम आओगी क्या दिल्ली? और मेरी एक आदत थी कि कुछ भी मौका मिले, कहीं भी अपॉर्चुनिटी, तो मैं जाती थी। चाहे मुझे शिमला से ऑल द वे ट्रैवल करना पड़े नाइट में, वापस भी कार्यक्रम अटेंड करो और फिर वापस, तो मैं आई। और वहाँ पर भी पूनम जी और कुछ लोग चीफ गेस्ट आए थे, अलग-अलग फील्ड से महिलाएं आई थी, कोई लॉयर्स थी, कुछ जर्नलिस्ट थी। तो फिर वहाँ पर भी उनसे इंटरेक्शन हुआ। तो फिर वहाँ किसी ने मुझे काम करते हुए देखा और फिर पूछा कि काम करोगी क्या नेशनल टीम में? और उसके कुछ महीनों बाद मुझे पता भी नहीं था, ना मुझसे कुछ पूछा गया, बस इतना सा पूछा था, काम करोगी? तो मैंने कहा क्यों नहीं काम करूँगी, पार्टी में काम कर रही है, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो मौका मिलेगा तो बिल्कुल। और मुझे पूनम जी की टीम में राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित कर दिया सदस्य।
तो मुझे मतलब जिसको कहते हैं ना कि जो आपने सवाल किया कि Basically, बिना इच्छा, किसी अगर आपकी इच्छा हो और आप उसको अपनी इच्छा को रखो तो पार्टी उस चीज की रेस्पेक्ट करती है। रखो, अगर रखो भी नहीं ना, पर आपके काम को कहीं ना कहीं नोटिस किया जाता है और आपको मौका मिलता है। मैंने अपनी इच्छा तब रखी जब उन्होंने मुझसे पूछा काम करोगी, क्योंकि उन्होंने मुझे शायद काम करते हुए देखा या मुझ में कुछ देखा होगा कि नहीं तुम कर सकती हो, इसीलिए मुझे वो चीज लगी कि नहीं। और जो आपने सवाल किया कि भाजपा में चाहे वो महिला है, युवा है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है या नहीं है, आपको मौका मिलता है राजनीति करने का और आगे वो सीढ़ियां बढ़ने का। वेरी इंस्पायरिंग। मेरे को यार बहुत देर से क्वेश्चन है, मेरे को प्रज्वल के नाम का मतलब क्या है, मतलब बताओ। प्रज्वल के नाम का मतलब है जिसको कहते हैं ना लाइटनिंग, प्रकाशित करना। आपने देखा ना दीप प्रज्वलित, उसे प्रज्वलित कहते हैं। प्रज्वल भी है प्रकाशित करना। तो पता नहीं यहाँ कितना प्रकाशित कर पा रही हूँ आपके पॉडकास्ट को। प्रज्वल अभी हिमाचल को प्रकाशित कर रही है। कोशिश है, मैं ये नहीं कहूंगी कि कर रही, मतलब कोशिश कर रही हूँ प्रकाशित करने की। कितना कर पाई हूँ या कितना कर पाऊंगी ये समय पे। But I निर्भर recently करता saw है। you met Modi ji. How was the experience like and how did you meet him? See, I met Modi ji thrice. Okay. So first time तो हमारे लोकल सांसद होते थे उस टाइम, 2016 के बाद 17 या 18 में। तो वो हमें ना कुछ महिलाओं को हमारे एक महिलाओं का ग्रुप को लेके वो पार्लियामेंट आए थे, उनसे मिलाने के लिए लेके गए थे। तो जैसे मैं चेयरपर्सन थी अपने एरिया की, तो उन्होंने मुझे भी बोला। तो पहली बार मैं मोदी जी से पार्लियामेंट में मिली थी। और फिर वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा एक ग्रुप में जा रहे हो तो कुछ ज्यादा ले नहीं जाते, जो एक किसी के नेतृत्व में जा रहे हैं तो वो नेता वही आप शॉल टोपी पहनाने वाले थे। तो मैं एक ना जिस मैगजीन के साथ में मैं उनकी ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हूँ डांस की, उनकी कल्चर की एक मैगजीन आती है ब्रह्मबोधि करके। तो वो मैगजीन उससे 2 दिन पहले ही हमने ना एक लॉन्च करवाए थे उसका हिमाचल चैप्टर, हिमाचल गवर्नर से। तो वो लेके आई मैं, और जिनकी वो है वो लोग भी गुजरात से हैं। तो मैं मोदी जी से मिली तो मैंने मोदी जी को कहा, मोदी जी हमारे सामने एक भेंट आपको भी छे, जितनी मुझे गुजराती सीखी या समझ आती थी। तो मोदी जी ऐसे मुड़े और फिर उन्होंने हंसा, तो अच्छा बोला कि क्या है। तो मैंने उनको मैगजीन दी। फिर उन्होंने पूछा कि क्या है, किस उससे रिलेटेड है। तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मैं भी इसमें मेंबर हूँ, डांस की फील्ड में काम किया है, मैंने डांस सीखा है, तो इनके साथ मुझे मौका मिला। ये गुजरात से ही है और इनकी ये मैगजीन है। एक फर्स्ट टाइम वो मीटिंग थी, बस इतनी सी बात हुई। और दूसरी बात, मेरी पंचायत समिति को पंचायती राज दिवस को मध्य प्रदेश में मंडला में कार्यक्रम था, तो मुझे वहां पर बेस्ट पंचायत समिति का एक अवार्ड मिला था हिमाचल से। तो वहां मोदी जी से मिलना हुआ, तो जो भी अवार्डीज थे उनसे तो उस दौरान ज्यादा बात नहीं हुई। फिर मोदी जी पीछे 2022 में चुनाव में आए थे हिमाचल के, तो वहां पर एयरपोर्ट पे मुझे मोदी जी का वेलकम करने का मौका मिला। तो वहां भी कि मोदी जी आपनो बहुत बहुत स्वागत है। फिर अपना इंटरेक्शन मैंने गुजराती में ही दिया, तो उनसे बस इतनी सी बात हुई। और कि मैं प्रज्वल हूँ, तो बहुत बहुत आभार छे प्रज्वल, ऐसे करके उन्होंने कहा। तो बस इतनी सी बात हुई। और बहुत एक जिसको कहते हैं ना कि आप जब वर्ल्ड के सबसे, जिसको कहते हैं ना कि बड़े नेता से आप मिल रहे हो, अपनी पार्टी के नेता से, देश के प्रधानमंत्री से, तो एक अमेजिंग जो फीलिंग थी, बहुत अच्छा लगा, बहुत इंस्पायरिंग, कि जिसको हम टीवी पे देखते आए थे और सोच नहीं सकते थे कि मिलने का मौका मिलेगा। तो बहुत अच्छी एक फीलिंग थी, बहुत मजा आया उनसे बात करके भी, कि वो किस तरह से कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, एकदम याद रखते हैं। और मैंने देखा मुझसे पहले जो वो पुराने अपने साथियों से मिले, तो एकदम से उनको नाम लेके बुला रहे थे। तो एक वो खासियत की, वो जो सीखने वाली चीज होती कि नहीं यार, किसी भी पद पे आप पहुंचो तो आप अपने साथियों को याद रख रहे हो, अपने पुराने अपने सहयोगियों को। आपको अपने बारे में भी ऐसा लगा, क्योंकि आप 3 बार उनसे मिल चुके थे, तो क्या मोदी जी की, क्योंकि मोदी जी के बारे में बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि वो कभी किसी को भूलते नहीं है, तो आप ऑलरेडी 2 बार उनसे मिल चुके थे, आपको भी फील हुआ कि वो आपको पहचानते हैं? देखो, सोशल मीडिया पे भी मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी काफी एक्टिव है, तो उस पे भी मतलब वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ते रहते होंगे, कौन क्या लिख रहा है, और उनको सब जानकारी रहती है। और जो उनसे पहले मीटिंग हुई, तो वो समय के साथ साथ आप चेंज होते रहते हो ना, ये फीलिंग आई कि नहीं उन्होंने मतलब कि शायद पहचाना है, बट वो एग्जैक्ट उस तरह से मैं नहीं मतलब अनुमान लगा पाई कि सच में, क्योंकि जैसे उनके पुराने सहयोगियों से वो बात कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने बहुत समय काम किया उनके साथ, तो उतनी ज्यादा नहीं आई। शायद आने वाले समय में यहाँ का पॉडकास्ट देखने के बाद। प्रज्वल, मेरे को एक बात बताइए, अभी आपने बताया आपकी पंचायत समिति को वन ऑफ द बेस्ट का अवार्ड मिला था, आपने अपने पंचायत में ऐसा क्या काम करा था?
देखो सबसे पहले तो कि जो भी आपकी जो पंचायत में स्कीम्स आती है कि आप उसका पूरी तरह से उपयोग कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और साथ ही साथ कि मैंने वहां पर ना आज तक का शायद अगर मैं बात करूं शिमला जिला का या हिमाचल का सबसे बड़ा नॉन पॉलिटिकल एक महिलाओं का प्रोग्राम हुआ होगा, जो विदाउट एनी पॉलिटिकल बैकग्राउंड, विदाउट किसी नेता की रैली या उसके अलावा किया हो, जिसमें कि मैंने ऐसी ऐसी महिलाएं आई थी जिन्होंने अपनी लाइफ में सच में कुछ किया है। और वो लोग मेरे गांव की महिलाओं से मिलने आई, और जो मेरी गांव की महिलाएं सबसे ज्यादा हमने जो किया सेल्फ हेल्प ग्रुप पे काम किया, जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, महिला मंडल है, और साथ ही साथ स्वच्छता को लेकर। और मैं मतलब आई हैव बीन वेरी लकी इन दिस कि मेरी जो टीम थी, भले ही हम लोग अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से थे, या जो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन था उस टाइम हमारी एक वीडियो होती थी कल्याणी जी, तो वो हमारे हम उम्र थी, तो उनके साथ मिलके हमने जिसको कहते हैं जितना भी फंड हमारी पंचायत समिति के लिए आया उसका हमने बिल्कुल गांव के रास्ते बनाने के लिए और गांव की जो हमारी अभी भी नेचुरल रिसोर्सेज है, बावड़िया है, हर तरीके से जो भी फंड का यूटिलाइज कर सकते थे, जो भी स्कीम्स को हम लोगों तक पहुंचा सकते थे, हमने पूरी मतलब उस पे 100% पूरा मेहनत की, और अच्छे में उसमें हम सफल भी हो पाए। और साथ ही साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप और महिला मंडल को लेकर बहुत अच्छा हमने काम किया, जिससे कि महिलाओं को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट करने के लिए, महिलाओं के रोजगार के स्रोत बढ़ाने के लिए, ताकि वो कंट्रीब्यूट कर पाए सोसाइटी में, और अपने जो हुनर को लोगों तक पहुंचा पाए, उसमें काफी हमको सक्सेस मिला, और इस काम में हमने ज्यादा मतलब अचीव किया। सो प्रज्वल, यू आर फ्रॉम हिमाचल, तो आपको हिमाचल के बारे में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है, जो आपको ये लगता है कि मुझे ये बहुत अच्छा लगता है लेकिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता और सब लोग इसके बारे में जाने तो बहुत अच्छा होगा? देखो हिमाचल की तो अगर मैं बात करूं तो हर चीज़ ही अच्छी है, और हमारे कल्चर की बात करें, हमारे खाने की बात करें, हमारे पहनावे की बात करें, और जो लोगों का स्वभाव है, लोगों का जो एक स्नेह है, वो मतलब जिसको मैं कहती हूँ कि वो सब चीज़ मुझे अपने प्रदेश की, अपने कल्चर की, हिमाचल की सब अच्छी लगती है। जो आपने सवाल किया कि क्या है ऐसा है, देखिए कहीं ना कहीं अलग अलग हर एक चीज़ के, जैसे हमारे अगर खाने की बात करें तो कुछ लोगों को अभी कुछ कुछ चीज़ों के बारे में पता है, जैसे कि कांगड़ा की धाम के बारे में उन्हें पता होगा, मंडी की धाम के बारे में पता है, पर हिमाचल का अपर शिमला का, मैं एक्चुअली जैसे मैं शिमला से हूँ, तो जो मेरा एरिया है इट इज़ कॉल्ड यूएसए अपर शिमला एरिया, तो इट्स फेमस फॉर एप्पल ऑर्चर्ड्स। तो वहाँ के जैसे हमारे सिड्डू घी है, उसके बारे में मतलब ज़्यादा लोगों को अभी पता नहीं है, थोड़ा थोड़ा पता चला है, बट उन्होंने एक्चुअल में कैसे है उसके बारे में पता नहीं है। फिर हमारे पटांडे बनते हैं, और जैसे एक हम घी और आटे को मिला के गुड़ के पानी से, हम अपनी भाषा में बाड़ी उसको बोलते हैं, तो अलग अलग नाम उसके होते हैं। तो खाने की कुछ चीज़ें हैं जो हमारे कल्चर की, या हमारे देवी देवताओं की भी, जो जैसे मैं बहुत इस चीज़ पे विश्वास करती हूँ, और हिमाचल का हर एक व्यक्ति शायद इसको मानता है, क्योंकि हमारा देवी देवताओं की देवभूमि है, देवी देवताओं की भूमि है। तो ये जो हमारा कल्चर है, ये अभी उस तरह से लोगों तक शायद नहीं पहुंचा है, लोग जानते हैं, पर किसकी क्या मान्यता है, कितना उससे हम लोग इफेक्टेड है, कितना हमारे जीवन में किस तरह से हमें देवी देवताओं के आशीर्वाद और शक्ति से हमें सपोर्ट मिलता है, एक जो हमारे कल्चर में, या जो हमारे आपस में जो हमारा एक आज भी वो लोगों में आज देख रहे होंगे कि कल बदलता जा रहा है, कि ज़्यादा कनेक्टेड नहीं रहते आप रिश्तेदारों से, घर परिवार के, पड़ोसियों से। तो आज भी हिमाचल में कहीं ना कहीं वो कल्चर जीवित है, और जिससे कि मुझे लगता है कि आज भी लोगों को सीखने की ज़रूरत है। और जिस तरह से हम जो कहते हैं ना कि पहाड़ों पे रहते उतनी धीरे से, आराम से, शांति की ज़िंदगी जीते हैं, काम भी करते हैं, सब काम करते हैं हम लोग अपने जीवन चलाने के लिए भी, आगे बढ़ने के लिए भी, कंपटीशन में भाग लेने के लिए भी, और किस तरह से आज भी हम नेचुरल चीज़ों के साथ अपने जीवन को चला रहे हैं, वो चीज़ें जो है लोगों तक हमें पहुंचाने की ज़रूरत है, जो कि हमारे हिमाचल के बारे में एक जो कहते हैं ना कि बहुत अच्छी है और ख़ासियत है हमारी। और एक और चीज़ है कि राजनीति के बारे में भी अगर हम बात करें तो हिमाचल के लोग पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा अवेयर है, वो पॉलिटिक्स को मतलब बहुत कोर से जानते हैं। आपने कहा कि हिमाचल के लोग बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली अवेयर हैं, क्या यही एक रीज़न है कि
और हिमाचल में कभी कोई गवर्नमेंट रिपीट नहीं होती, हमेशा कांग्रेस बीजेपी चलता रहता है, 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, इसका क्या रीजन? देखिए, एक ये भी रीजन हो सकता है, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप काम करते हैं तो जनता आपको अपने वो आपको आपने क्या किया है, आपके एग्जाम में कितना परफॉर्म किया, उसका रिजल्ट जनता ने देना है। और दूसरा, कहीं ना कहीं जो आपने रिपीट का जो सवाल किया है, कि वो मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अ, एक वो पॉलिटिकल अवेयरनेस के कारण नहीं, कुछ अपनी कमियों के कारण भी शायद कहीं ना कहीं से वो चीजें हो जाती है जो हम करने से छूट जाते हैं। तो आप कह रहे हैं आपकी गवर्नमेंट ने कुछ कमियां करी? नहीं, गवर्नमेंट की कमियों की बात नहीं है, जो हम कहीं ना कहीं पर्सनल लेवल पे, मानो अगर मैं कहीं से कोई व्यक्ति मेरे संगठन से चुनाव लड़ रहा है, उसने कितना काम किया है, क्योंकि आज भी हिमाचल में एक आपका पर्सनल जो टच है ना, वो आपको पॉलिटिक्स में बहुत मैटर करता है। आपकी पार्टी ने, आपकी सरकार ने कितना भी काम किया है, ठीक है, आप किसी एरिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं, अगर आप खुद वहां नहीं रहेंगे, आप नहीं काम करेंगे ना, तो आपकी सरकार, आपकी नेता कुछ भी कर ले, तो जब तक आपका खुद का एक टच नहीं है, आप अपने लोगों के बीच नहीं कर पा रहे हो, तो आपको उतना सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी जो कमियां रहती है, उसके कारण से भी ये रहता है। और बाकी जनता, मैं कहूँगी फिर से कि बहुत ज्यादा पॉलिटिकली अवेयर है, और ये मैं ही नहीं, बहुत से लोग भी कहते हैं, क्योंकि एक होता है ना कि जनता जानती है उसके लिए क्या सही है, कैसे उसे बदलाव चाहिए, या कैसे उसे चीजों को बदलवाना है। तो वो हिमाचल की जनता पॉलिटिकली इस मामले में और सोशली भी अगर आप बात करें तो काफी अवेयर है। Prajwal, when we talk about politics, you just said that हिमाचल की जनता पॉलिटिकली अवेयर है. If I put a question straight forward to you, आपने पॉलिटिक्स में क्या डिफरेंटली करा है? मैंने पहले तो सबसे पहले मेरे लिए पॉलिटिक्स में आना ही सबसे बड़ा एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और एक डिफरेंस था बनाना एज ए फीमेल, एज अ गर्ल, दैट ऑल्सो फ्रॉम द विदाउट एनी पॉलिटिकल बैकग्राउंड, एंड women are still finding it tough to enter into political arena. पर आपने जनता के लिए क्या डिफरेंटली करा है? जनता के लिए डिफरेंटली एक अपने युवाओं के लिए, अपने यंगस्टर्स के लिए एक मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीजों को, जैसे बोलते हैं ना, ग्लास सीलिंग को तोड़कर आगे आके ये कदम जो बढ़ाया है, और कहीं ना कहीं आज भी आगे बढ़ने के लिए वो प्रयास कर रही हूँ, लड़ रही हूँ, वो भीड़ में भी, चाहे वो हजारों पुरुषों की भीड़ है, उसमें अकेले खड़े होकर चलकर, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ आप किसी को, आपने कौन सी बड़ी बिल्डिंग बनाई है उनसे बेहतर, वो मेरे लिए डिफरेंस नहीं है। मेरे लिए डिफरेंस है कि आप दूसरों से हटके क्या कर रहे हो, जिससे कि आप 4 और लोगों को पॉलिटिक्स में आने के लिए, या 4 और लोगों को सोशली वर्क करने के लिए आप अवेयर कर सकते हो, या उनको मोटिवेट कर सकते हो, या उनको आगे बढ़ा सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके साथ साथ जो मैं महिलाओं से जुड़कर काम करती हूँ, या अपने युवाओं के साथ कनेक्ट रहती हूँ, वो कहीं ना कहीं ये मुझे ऐसा लगता है कि ये डिफरेंस है पॉलिटिक्स में। विदाउट एनी बैकग्राउंड, विदाउट एनी सपोर्ट, आप एक स्ट्रगल कर पा रहे हो और आगे बढ़ पा रहे हो, और जब आप करोगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि साथ में 4 लोग में से 2 लोग कहीं ना कहीं उसको देखकर आपके साथ But आगे I'll put बढ़ेंगे। this question very differently again back to you. आपने कहा 2 लोग होंगे जो शायद डिफरेंटली करेंगे, और 4 में से 2 बिल्कुल फेवर में जाएंगे. नहीं, डिफरेंटली करेंगे नहीं, कि वो भी कहीं ना कहीं उसको देखकर वो भी उसमें आगे आएंगे। तो मतलब वो डिफरेंस है जो नहीं करना चाह रहे थे, या जिनको लगता था कि नहीं ये चीज सही नहीं है, पर उन्होंने मुझे करते हुए देखा कि नहीं, जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये डिफरेंस जब शुरू होगा ना आना, तो आप पॉलिटिक्स को एक अलग आप पॉलिटिक्स में चेंज देखेंगे। बट पॉलिटिक्स हम देखें, पॉलिटिक्स में अगर ताली है तो पॉलिटिक्स में गाली भी है, और इसी का एक एक्सपीरियंस आपके साथ भी हुआ है. आपको सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया था एक बहुत ही मिनियल सी चीज पे, विच वाज प्योरली लैक ऑफ नॉलेज. व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? व्हाई वर यू ट्रोल्ड? जी, मैंने पहले एक छोटा सा कोई ट्वीट कर दिया था, जो कि हालांकि मेरी इंटेंशन नहीं थी कि किसी को भी हर्ट करनी की उसके माध्यम से, पर कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ लिख लेते हो जिससे कि बहुत से लोग, कुछ लोग ऐसे कि मतलब उसको एक गलत तरीके से, जस्ट टू हरास यू, जस्ट टू हार्म यू, योर इमेज, तो उसको उस तरीके से, और मुझे ऐसा लगता है मैं किसी बिना डर के ये बात कहूंगी कि इसमें ज्यादा से ज्यादा आपके अपने लोग शामिल होते हैं, जिनके आसपास आप काम करते हैं, आसपास रहते हैं। तो वही मेरे साथ हुआ,
और इस तरह से हुआ कि मैं मतलब उस टाइम मैं इतनी ज़्यादा, क्योंकि आज भी ऐसा है, वो एक शायद वो स्वभाव की बात भी है कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर थोड़ा सा जल्दी मुझे बुरा लग जाता है, टची हो जाती हूँ। तो उस दिन भी जो वो चीज़ें हुई उससे मुझे मतलब ये सोशल मीडिया ट्रोलिंग, आज तो हम देखते हैं कि लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं। अब जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए कितना ऑपोजिशन बोलता है, पर वो काम करना तो नहीं रोक रहे हैं। तो मुझे भी रोकने के लिए कुछ ना कुछ किया गया, बोला गया, और इतना कि मैंने 3 दिन तक मतलब रोई हूँ, लिटरली खाना नहीं खाया है। और उस टाइम जब मैं एक पॉलिटिकल पार्टी में काम कर रही हूँ, विश्व की सबसे बड़ी, और एक पद पे बैठी हूँ, और वहाँ मेरे नेताओं को टैग कर करके लिखा जा रहा है कि देखो आप ये ऐसा लिखा, ये लिखा। मतलब सोशल मीडिया इतना खतरनाक हो गया है कि इंसान को कोई भी ट्रॉमा दे सकता है। तो इसमें आपकी भी, जो आपके कैडर के लोग भी थे जो आपके साथ ट्रोलिंग कर रहे थे? देखिए ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे लोग थे, मैं बात ये कि कोई पदाधिकारी कोई ऐसे नहीं बात करूंगी कि कोई पार्टी का होता है, बट हाँ जो ठीक है आपके बहुत वो सोशल मीडिया पे लिखा है कि नहीं मैं आई फॉलो दिस पर्सन, आई फॉलो दैट पर्सन, या इस विचारधारा को फॉलो करते हैं। और वो भी कहीं ना कहीं ऐसे बहुत से लोग थे, मैंने आप कहा ना पहले कि आसपास के लोग या जिनको मैं सुबह शाम मिलती हूँ उनमें से भी कोई ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे जो मेरे एरिया से, जो मेरे साथ कम्पीट करते हैं मेरे ही संगठन से, वो लोग भी इसमें शामिल थे। मतलब इतना ज्यादा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने क्या कर दिया। ठीक है गलती हुई, मैंने माफी भी मांगी कि मैंने कोई लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं लिखा था। आपने देखा होगा नुपुर शर्मा जी वाला इंसिडेंस कितना हुआ, तो उसमें किस तरह से उनको, आज देखो उनको किस तरह से उसका झेलना पड़ रहा है, सिक्योरिटी कवर में रहना पड़ रहा है, सिक्योरिटी कवर में। और कितना ज्यादा उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही थी, हालांकि मैंने जो कहा था, मैंने जिसको कहते हैं ना कि वो अनजाने में कुछ लिखा था, पर मैं अपनी धर्म की या किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। अगर मैंने गलती की है तो काम सामने वाले का है, आप मुझे बोलो कि आपने ये गलत लिखा है, मैं उस पर माफी मांगूंगी जो मैंने गलती की, और मैंने मांगी भी। पर आप उस पर सिर्फ अपना राजनीतिक फायदा उठाने के लिए वो कर रहे हो, और उसके बाद इतना ट्रोल किया। और आज भी कहीं ना कहीं जब भी आप कुछ भी गलती करो तो आपके कुछ आपके काम को लेकर आपको नहीं रोक पाए, तो उसको लेकर आपकी देखो जी आपने ऐसा कभी लिखा था, या आपने जैसे सोशल मीडिया पे ट्रोल किया तो फोटो आपकी कोई वायरल कर दी, कहीं आप किसी ग्रुप के साथ में बैठे हैं, 4 लोग पार्टी कर रहे हैं, आपने कोई साथ में। ये तो रही चलिए लिखने की बात है ना, पर आपको एक और चीज पे ट्रोल किया गया कि आप अपने कॉलेज स्कूल के टाइम पे दोस्तों के साथ पार्टी में बैठे हुए थे, उस फोटो को लेके भी आपको ट्रोल किया गया। हमें वही उसी पे आगे आ रही हूँ कि वो पार्टी भी नहीं थी, और वो उस समय की बात है कि जब मुझे पता भी नहीं था कि मैं क्या करने वाली हूँ जीवन में, किस दिशा में, मतलब इस फील्ड में काम करने वाली हूँ। तो ऐसी कहीं पे ना किसी का बर्थडे था, बैठे थे, और मैंने जबरदस्ती ना, वो फोटो खिंचवा रहे थे ग्रुप में, तो मैंने ऐसे एक बियर का ग्लास था तो ऐसे पकड़ के उसके साथ फोटो ले ली। और लोगों ने उस फोटो को आई डोंट नो कहाँ से ढूंढ के कैसे सब क्रॉप करके मेरी उस फोटो को ऐसे पकड़ के, बिना ये जाने कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं, एक्चुअल है या नहीं है। और वो इतनी पुरानी फोटो, बात पुरानी फोटो नई फोटो की नहीं है, या मैं क्या करती हूँ क्या नहीं है, मतलब कि किस तरह से लोगों ने मुझे सिर्फ पीछे करने के लिए, और कोई रास्ता नहीं निकला तो वो रास्ता अपनाया, और वो भी मेरे कुछ आस पास के ही लोगों ने। वो सबसे बड़ी एक जो दुख भरी बात थी, और जिससे कि मुझे इतना ट्रोल किया गया, इतना वो कि आज तक कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बिना कुछ किए आपको ऐसे उसकी सुनना पड़ रहा है, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं वो चीज आपके जीवन में आपको हमेशा परेशान करती रहती है। Circling back to politics, I've seen a lot of politicians who don't get married. For example, Modi ji, he didn't get married. Coming to you, you also not married yet. ऐसा क्या ट्रेंड है कि पॉलिटिशियन शादी क्यों नहीं करते? आपका प्लान है शादी का या ना शादी का? नहीं ऐसे नहीं मैं बोलूंगी कि मेरा प्लान नहीं है, बट वो क्या होता है कि मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि अच्छा साथी मिल जाए, तो जब समय आपके अच्छे साथी की डेफिनेशन क्या है? एग्जैक्टली मेरे अच्छे साथी की डेफिनेशन है सबसे पहले तो कि एक जिसको कहते हैं ना कि वो सारे हिमाचल इंडिया के व्यूअर्स प्लीज ध्यान से सुन लो। अच्छा, ताकि इसके बाद रिश्ते आने शुरू हो जाए। स्टार्ट हो। पता नहीं वो जब मेरी पॉलिटिक्स के बारे में सुनते हैं तो मुझे ऐसा लगता है बहुत बार कि लोगों को पहले लगता है कि नहीं वो पॉलिटिक्स कर रही है, उसकी अलग एम्बिशंस है, अपनी अलग फील है, तो शायद पहले ही बेचारे बोल दे कि नहीं नहीं। पर मेरी एक साथी की जो डेफिनेशन है कि सबसे पहले तो आपको रिस्पेक्ट करे, आपको रिगार्ड करे, और साथ ही साथ जो आप काम कर रहे हो उसको रिगार्ड करे और आपको सपोर्ट करे, आपको आपके परिवार को उसी तरह से मतलब जिस तरह से आपको एक रिगार्ड
करते हैं आपके परिवार को रिगार्ड करे और आपके प्रोफेशन का रिस्पेक्ट करे, स्पेशली क्योंकि पॉलिटिक्स को इस तरह से कहा जाता है कि पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम और स्पेशली लड़कियों के लिए अच्छी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे या मेरे प्रोफेशन को समझे और मुझे रिगार्ड करे, रिस्पेक्ट करे और खुद भी कहीं ना कहीं अच्छा कुछ करे और मैं भी उसके प्रोफेशन को करूं और मुझे भर भर के, जिसको कहते हैं ना कि उसको मुझसे कहीं ना कहीं प्यार हो तो क्योंकि देखो आप जीवन में जब आपके साथ आपको जीवन साथी जो उसका प्यार और सहयोग मिल रहा है ना, एक गाइडेंस मिल रही है, तो आप जीवन में जैसे परिवार से मिलता है वैसे आपको आपके पार्टनर से मिल रहा है, तो आप किसी भी मुसीबत को पार कर लेते हो। तो बस लव मैरिज या अरेंज मैरिज? अब वो तो जो होगी तो पता चलेगा, वैसे तो शायद लव ही ओके, सो भाई बहुत ज्यादा उम्मीदें मत रखना। ठीक है। अच्छा, प्रज्वल अगर राजनीति में ना होती तो क्या कर रही होती? देखो, राजनीति में ना होती और साथ ही साथ मैं लॉयर हूँ, अगर वो भी नहीं होती तो एक डांस टीचर होती या फिर किसी न्यूज चैनल में एंकर और रिपोर्टर का काम कर रही होती। ओके, आपको डांस का शौक? हाँ, डांस का शौक है और इसी वजह से मैंने शिमला में जब आई थी कॉलेज में तो डांस में एडमिशन लिया था कि कुछ नहीं कर पाऊंगी जीवन में, डांस टीचर तो लग जाऊंगी। नहीं, अभी आपने एक बात कही कि लोग आपको ट्रोल करते हैं, उसकी वजह से कई बार इंसान को ना मेंटली बहुत ज़्यादा ट्रॉमा और कहते हैं ना परेशानी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्ट्रेस भी हो जाती है। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो आप खुद को, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए क्या करते हो यूजुअली? देखो, वैसे मैं अगर यूजुअली बताऊं कि मैं जनरली क्या करती हूँ हमेशा, क्योंकि जब आप स्पेशली जिस फील्ड में आप है, चाहे वो लॉ की फील्ड की बात करूँ मैं, पॉलिटिक्स की, और सोशली आप रहते हो एक्टिव इतना, तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस और आसपास बहुत नेगेटिविटी आपकी रहती है, क्योंकि आपको समाज में हर तरीके के लोगों से डील करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं पिछले जो 10-12 सालों से कर रही हूँ, दैट इज आर्ट ऑफ लिविंग। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम कॉलेज में आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया था, इसीलिए बिकॉज वो टॉक देने आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर्स आए थे, तो हमें लगा हॉस्टल से आउटिंग नहीं मिलती है, चलो 3 घंटे इसी बहाने थोड़ा सा बाहर जाके कोर्स के बहाने आउटिंग भी मिल जाएंगी। तो जब किया और जो एक एनर्जी, जो पॉजिटिविटी, जो कनेक्ट मैंने फील किया, और उसके बाद से आज का दिन है कि मैं मेडिटेशन भी करती हूँ। आई एम नॉट दैट मच रेगुलर, मैं मतलब ऐसे, और साथ ही साथ हर साल जो हमारा आर्ट ऑफ लिविंग में एक एडवांस कोर्स होता है, जिससे कि मुझे सबसे ज़्यादा एक, जिसको कहते हैं ना कि अंदर से आत्मा तृप्त हो जाती है कि नहीं आपने, जिसको जब हम थक जाते हैं ना तो हम सोकर अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं। जब अंदर से थक जाते हैं ना तो उसको क्लिनजिंग कैसे करनी है ना, तो वो आर्ट ऑफ लिविंग का एडवांस कोर्स ने, मुझे साइलेंस प्रोग्राम है उसने सिखाई है। तो हर साल रिकॉर्ड है, कोविड में नहीं कर पाई थी, अदरवाइज मैं बैंगलोर में हमारा इंटरनेशनल आश्रम है, हर साल वहाँ जाके 5 दिन का 7 दिन का जो हमारा साइलेंस प्रोग्राम है उसको करती हूँ। पहले मुझे ऐसे लगता था आई कांट स्टे विदाउट फोन, आई कांट स्टे विदाउट टॉकिंग, बट नाउ आई कैन से कि आई कैन स्टे विदाउट फोन, आई कैन से विदाउट इवन स्पीकिंग अ सिंगल वर्ड। तो ये एक्सपीरियंस मैंने किया और यही चीज़ें हैं कि जिनसे मैं पॉजिटिव रह पाती हूँ, और जो नेगेटिविटी है या जो ये चीज़ें आती है लाइफ में कि क्या हुआ, उससे मैं डील कर पाती हूँ कि ये हुआ नहीं हुआ, वो जो दुख रहता है कि कब होगा, ये आगे कर पा रहा है, मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो ये सब चीज़ों से जो डील करने की जो शक्ति है ना, तो वही से मुझे पॉजिटिविटी आई है आर्ट ऑफ लिविंग से। तो अगर हम कहें तो प्रज्वल इज अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। इतनी ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी, बट यस, आई एम अ स्पिरिचुअल नहीं, पर्सन। जब हम हिमाचल के बारे में सुनते हैं, सोचते हैं, सबसे पहले वो वर्ड आता है देवभूमि। मैंने कई वीडियोस देखी हैं जिसमें देवताओं को ले जाया जाता है कंधों पे। कुछ लोग बोलते हैं फेक है, कुछ लोग बोलते हैं सच है। देवताओं का सच क्या है हिमाचल में? देवताओं का सच, वैसे तो किसी को भी जाना है तो हिमाचल आए और वहाँ के जो भी हमारे मंदिर है, हमारी मान्यता है, जो हमारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं उसमें आए तो देखे। पर जो मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैं इसको हर दिन अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करती हूँ। और मैं अगर आज यहाँ पर हूँ ना, अगर आपके पॉडकास्ट में बैठ पाई हूँ, या मैं अगर लाइफ में कुछ कर पा रही हूँ, तो ये सिर्फ मेरे पेरेंट्स या मेरे को जिन लोगों ने सपोर्ट किया है उनका ही वो नहीं है। उससे भी पहले जो कहते हैं ना भगवान की जो होती है, वो हमारे देवी देवताओं की जो ब्लेसिंग्स है ना, जो उनका आशीर्वाद है, उसके कारण मैं कर पाई। मैंने अपनी लाइफ में बचपन से लेकर आज तक हर मोड़ पे, चाहे वो खुशी का मौका हो, चाहे वो कोई दुख हो,
हर जगह पे मैंने ये चीज़ों को, उनकी शक्तियों को एक्सपीरियंस किया है। किस तरह से जैसे कहते हैं ना कि उन्होंने, मैं अगर अपनी बात कहूँ कि ज़ीरो से शुरू करके अगर यहाँ तक आज ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ, तो वो देवी देवताओं की आशीर्वाद और जो हमारे जो देवभूमि जिस वजह से प्रचलित है, जो देवी देवताओं का जो आशीर्वाद और शक्ति है, उसके कारण से। प्रज्वल, क्या आपको लगता है कि बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर कई बार आपको अपनी इच्छाओं को मारना पड़ता है? जो एक नॉर्मल एक लड़की होती है, उनकी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, मैं घूमूं, मैं फिरूं, या मैं रेडी हूं, या मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सोशल मीडिया पे खुद को अच्छी अच्छी फोटोज अपलोड करने का, ऐसा कुछ। क्या आपको लगता है कि इन सब चीज़ों से आपको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है खुद को? हाँ, बहुत बार करना पड़ता है और करती भी हूँ क्योंकि देखो, घूमती तो मैं हूँ ही, और पर कभी भी मैं ऐसे स्पेशली कहीं घूमने जा रही हूँ ऐसे नहीं गई हूँ। कहीं न कहीं मुझे मौका मिलता है कि मुझे अच्छा किसी काम के लिए मुझे बुलाया है, अच्छा दिल्ली बुलाया है या कहीं किसी और प्रदेश में, तो आस-पास में क्या जगहें हैं जहाँ मैं घूम सकती हूँ, 2 दिन निकाल के, 3 दिन निकाल के, तो मैं ऐसे धीरे-धीरे ऐसे कोशिश करती हूँ और इतना जो घूम पाई हूँ अगर थोड़ी बहुत जगह, इस कारण से। और दूसरा कि जो आपने रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है बीइंग इनटू पॉलिटिक्स, ऑफ कोर्स, क्योंकि आज भी कहीं न कहीं वो रूढ़िवादी सोच हमारे आस-पास है, हमारे समाज में है कि जो महिलाओं को उस नज़र से अभी तक नहीं देख पा रही है, स्पेशली व्हेन यू आर इनटू पॉलिटिक्स। आपके उनके खुद के घर की बेटी या बहू कुछ भी करे, पर वो दूसरी महिला को वो करेगी तो उस पे सवाल उठते हैं, और स्पेशली जब आप पॉलिटिक्स में हो और आप विदाउट किसी बैकग्राउंड के हो, तो आप पे ज़्यादा सवाल उठते हैं। मैंने इस चीज़ को, आपने जो एक एग्जाम्पल अभी भी करण जी ने एक सवाल पूछा था जो ट्रोलिंग वाला, उस पे भी हुआ, और उसमें ऐसे भी लोग थे ट्रोल करने वाले जिनके घर की खुद की बहू बेटियां वो सब करती है। मैंने तो सिर्फ एक हाथ पे गिलास पकड़ के, उन्होंने फोटो को लेके बहुत ज्यादा उसको बना दिया बात को। और जैसे कि कपड़ों की बात रही, इच्छा सबकी होती है, अब मैं लड़की हूँ, मुझे भी लगता है कि नहीं मैं ऐसी ड्रेस पहनूं या ऐसे फोटो खिंचवाऊं। कई बार खिंचवाते भी हैं या किसी फंक्शन में जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो सोशल मीडिया पे नहीं पोस्ट करते हैं कि नहीं। पर धीरे धीरे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सोच, स्पेशली जो युवा आ रहे हैं, वो इस चीज को जानते हैं, पहचानते हैं कि नहीं, इन चीजों से आप इंसान के या उसके काम को नहीं जज कर पाओगे। आपको लगता है कि ये सिर्फ इंडिया में ही, क्योंकि बाहर की कंट्रीज में हम देखते हैं तो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, कई ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे अभी वुमेन प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स हैं, वो अपना आराम से अपनी लाइफ, नॉर्मल लाइफ भी इंजॉय करते हैं और साथ में अपना जो उनकी राजनीति है, पॉलिटिक्स है, उसको भी अच्छे से देखिए, उनकी वो लाइफ वैसे ही चलती आ रही है पहले से। हमारे यहाँ कल्चर कुछ और था कोई चेंज या होना चाहिए। कल्चर और है। देखिए, कुछ चीजें हैं जो, कुछ एक रूढ़िवादी जो सोच है, जो एक वो मेल शावनिज्म वाली जो एक कहीं ना कहीं आज भी सोसाइटी में बात है, वो चेंज होनी चाहिए। मैं अपने कल्चर को चेंज करने की बात नहीं कह रही हूँ। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप सिर्फ वेस्टर्न पहनो, इंडियन मत पहनो, या इंडियन ही पहनो, वेस्टर्न मत पहनो। मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है, पर वहां पर भी मैं नहीं पहन पाती हूँ ज्यादा। क्यों? क्योंकि वो चलने में दिक्कत रहती है, पहाड़ों पे ऊपर नीचे चलना है, और कई बार ऐसा होता है कि ओकेजनली आप उस जगह पे वो नहीं पहन के जाते हो। पर कहीं ना कहीं बीइंग इनटू पॉलिटिक्स, बहुत सारी चीजें कि आप चाहकर भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक वो अभी तक आपके आसपास के लोगों की वो सोच है। चाहे वो आप कहीं काम करें ऑर्गेनाइजेशन में, वहां भी 4 में से 2 लोग आपको ऐसे मिलेंगे, या आप काम कर रहे हो, अब मैं अगर एज एन एडवोकेट बात करूँ, वहां पर भी कर रहे हैं, तो जैसे हमारा ड्रेस कोड है, ड्रेस को पहन के जाना है, तो आपको प्रॉपर वैसे जाना है। और जब आप किसी पॉलिटिकल फंक्शन में जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए आपको कैसे जाना है। मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, पर कहीं ना कहीं एक जो सोच है ना, आज भी वो है समाज में कि नहीं, अच्छा तुम पॉलिटिक्स में तुम ये नहीं कर सकती हो। भाई, पॉलिटिक्स के साथ साथ मैं एक लड़की भी तो हूँ, एक युवा हूँ, मुझे भी तो अच्छा मुझे लगता है कि नहीं, आज मैं जीन्स पहनूं तो मैं पहन सकती हूँ। पर उस पे भी आप इस सवाल कर रहे हो, पॉलिटिक्स में आप कैसे जीन्स पहन सकते हो? आप पॉलिटिक्स में कैसे, आपने वो फंक्शन में घर पे आपने ऐसे अपने दोस्तों के साथ ऐसे क्यों आपने लोअर पहना है या क्यों आपने शॉर्ट्स पहनी है? तो वो थोड़ी सी जो सोच है उसको हमें बदलने की अभी ज़रूरत है। पर वो मुझे लगता है कि धीरे-धीरे जो यंगस्टर्स आ रही है, यंग जनरेशन आ रही है, वो उनमें वो बदलाव आप देख रहे हैं, और वो इस बात को समझती भी है कि नहीं। पर इतना सा हमें ध्यान रखना चाहिए हमेशा कि कब, कहाँ, कैसी, क्या पहनावा हमारा उचित है और क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं। अभी तक के आपके पॉलिटिकल कैरियर की अगर हम बात करें, तो आपको क्या लगता है कि आपके इस पॉलिटिकल कैरियर की सबसे चैलेंजिंग
मूवमेंट क्या रहे हैं कि भाई मुझे इस टाइम पे तो ऐसा लगा था कि अब मुझे या तो पॉलिटिक्स छोड़ देनी चाहिए या ये पॉलिटिक्स मेरे लिए नहीं है? टचवुड मैं बताऊं तो आई हैव बीन वेरी लकी इन दिस कि मुझे ना कभी ऐसा लगा नहीं अभी तक। क्योंकि ना छोटे छोटे चैलेंजेस मुझे ऐसा लगता है बहुत आएंगे लाइफ में, चाहे वो आप पॉलिटिक्स करो या कुछ भी कर रहे हो। अगर मैं अपनी एज एन एडवोकेट भी बात करूं तो बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं आपके पास आज अ, काम नहीं आ रहा है, कुछ महीने बाद बहुत ज़्यादा काम आ रहा है, तो उससे आप, और अभी बिगनिंग भी है तो पॉलिटिक्स की भी अभी मुझे ऐसा लगता है अभी स्टार्टिंग है, 11 साल हुए हैं मुझे, तो मैं इन चीज़ों से डरती नहीं हूँ। हाँ, बीच में जो ट्रोलिंग वाला जो एक है और छोटी छोटी चीज़ें कि जब आप ये देखते हो कि आप काम करना चाहते हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन की बात है, चाहे वो सोशल लाइफ में, पॉलिटिकल लाइफ में, और आप वो नहीं कर पाते हो, पर एक व्यक्ति जो कुछ नहीं कर रहा है ना, उसकी इच्छा है उस तरह से करने की। आपने भी देखा होगा आस पास में कि बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो डिजर्व नहीं करते हैं, पर फिर भी उनको कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाता है जो कि वो डिजर्व नहीं करते थे, और ना उसका वो उचित फायदा उठा पा रहे हैं, ना उसके कारण से वो लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं। तो उन चीजों को देखकर दुख होता है, पर चैलेंजिंग मुझे नहीं लगता, कि क्योंकि डिजर्विंग कैंडिडेट्स को मौका नहीं मिल पा रहा है। मौका नहीं मिल पा रहा है, या फिर साथ ही साथ कि कहीं ना कहीं समय की भी बात होती है कि हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता है। कई बार हमेशा अच्छा अच्छा आपके लिए नहीं होता है, और कई बार कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। तो उन चीज़ों को मैं बहुत पॉजिटिवली से, मैंने कहा ना कि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, जब आज ऐसा है तो कल अच्छा, आज अगर थोड़ा दुख है या बुरा है तो कल को अच्छा भी आएगा। प्रज्वला, अभी हम कुछ बात कर रहे थे अबाउट पॉलिटिक्स। अगर आपको मौका मिले, क्या बीजेपी से कांग्रेस जाएंगे किसी बड़े पद के लिए? नहीं, कभी नहीं। क्योंकि देखिए, सबसे पहले तो अगर आज कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के पास खुद ही कुछ नहीं बचा है उनके घर पे। और दूसरी बात कि मुझे ऐसा लगता है कि जिस पार्टी में मैंने जिसको कहते हैं ना कि पार्टी को माँ समझ के, माय मदर ऑर्गेनाइजेशन, पहले एबीवीपी फिर बीजेपी, और धीरे धीरे जिसमें वो सीढ़ियाँ राजनीति की चढ़ रही हूँ, और उस घर को छोड़कर जाना मुझे नहीं लगता कि किसी को भी अच्छा लगेगा, मतलब स्पेशली मुझे तो नहीं। और साथ ही साथ कहते हैं ना, अपना घर अपना होता है, तो कभी नहीं। बट प्रज्वल, अभी आपने एक चीज़ कही थी और मुझे वो बहुत अच्छी लगी कि टाइम चेंजेस। सो ऐसा भी हो सकता है कांग्रेस का टाइम चेंज हो जाए। नहीं, ठीक है, कांग्रेस का टाइम चेंज हो, पर हमारा भी पहले एक समय था, वो बदला। तो आज अगर उनका समय बदलेगा, उसके बाद हमारा भी समय दोबारा आएगा। और आज हम इतना अच्छा कर रहे हैं, जहाँ पर हम कहाँ से शुरू किया था और आज कहाँ पहुंचे हैं, तो इस तरह से टाइम बदलता रहेगा। और अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि इसी कारण से आप सीख पाते हो। और सबसे अच्छी बात जो मैंने, अगर मैं बात करूं, एबीवीपी में सीखी है कि किस तरह से मेहनत करके बिना किसी जो बोलते हैं ना सपोर्ट के आगे बढ़ना है। क्या चुनौतियां, उसमें कैसे आपको रिएक्ट करना है, उन चुनौतियों को पार करके करना है। शायद तभी आज मैं कर पा रही हूँ, चाहे वो मेरी लाइफ में, फैमिली में चैलेंजेस रहे हैं या राजनीति में। और धीरे धीरे उन चैलेंजेस से आगे बढ़ेंगे तभी मजा है। और जब ऐसा समय आएगा कि उनका समय अच्छा अगर आया, तो फिर और ज्यादा अच्छा मजा आएगा पॉलिटिक्स करने का कि नहीं, तब पता चलेगा हमारी असली कार्यकर्ता होने का, और असल में राजनीति और अपने लोगों के जनप्रतिनिधि होने का। You're in politics, you've been a news anchor, you've been a strong personality. Do you think men get intimidated by you? अब वो तो देखो, मेरे पास आके किसी ने तो ऐसा नहीं बोला, और मैं किसी को मतलब ऐसे कभी किसी से फीडबैक मिला हो ऐसा कि मुझे आपसे डर लगता है? ऐसे तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कई बार कुछ लोगों को लगता है कि मैं बहुत ईगो में रहती हूँ, पर जब वो मुझसे बात करते हैं तो उनको लगता है अरे यार, तुम तो बहुत ही मतलब तुम्हारा स्वभाव तो बहुत डिफरेंट है। बट वो कहीं ना कहीं जो ये वाली बात भी कि डर वाली, वो जानकर दिखाना पड़ता है लोगों को, स्पेशली व्हेन यू आर इनटू सोशल लाइफ एंड पॉलिटिकल लाइफ। और बहुत से ऐसे भी लोग हैं कि जो चाह कर भी, चाहे वो मुझे जिसको कहते हैं ना कि वो बेचारे दिल से मुझे सपोर्ट करते हैं, पर बोल नहीं पाते कि नहीं, हमें अच्छा लगता है कि आप कुछ करिए, भले ही वो किसी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी है, चाहे वो डर की बात है या उनको मुझसे कहीं ना कहीं कोई स्नेह भी होगा, तो वो डर से बोल नहीं पाते हैं। ऐसा बहुत बार सुनने को मिला है कि जैसे कि यार देखो, वो व्यक्ति है तो मैं बहुत अच्छा मानता है कि तुम अच्छा कर रही हो, या कुछ लोग है कि अरे वो बोलता ही नहीं, बहुत ईगो है, या बहुत ऐसा लगता है कि नहीं कैसे बात करे। तो ऐसी ऐसी चीजें, बाकी ऐसे ज्यादा किसी ने आकर तो नहीं कहा है। सो प्रज्वल, मेरा एक क्वेश्चन है। आप एक यंग पॉलिटिशियन है, फीमेल पॉलिटिशियन,
मिलेनियल भी है साथ में, ठीक है। अभी जो एक नेक्स्ट जनरेशन आ रही है जो जेन ज़ी है, और वो आपकी नेक्स्ट जो जनरेशन है वो आपकी कहीं ना कहीं नेक्स्ट वोटर्स भी हैं आपके, उनको खुद से जोड़ने के लिए आपको क्या लगता है कि क्या है कि वो पॉलिटिक्स से जुड़े या आपको सपोर्ट करें? ऐसा क्या डिफरेंट हम कर रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आपको किसी से कनेक्ट करना है ना, तो आपको पहले उन्हें समझना पड़ेगा कि वो क्या चाहते हैं या वो किस चीज़ में कंफर्टेबल है। आप मानो आप या मैं, अगर कोई हम मीटिंग करना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, तो आप या तो मेरी फील्ड के बारे में आपको पता हो पहले से, या मेरे बारे में, या मुझे आपके बारे में जानकारी, या आपसे मुझसे बात करके या मेरे बारे में पता करके आपको क्या पता चलता है कि किस फील्ड में मैं काम कर सकती हूँ, या मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस है आपके साथ मैं बिजनेस करना चाहती हूँ या आपकी। तो ये सेम चीज़ें हम, चाहे वो हमारे बाद आने वाली जनरेशन है, चाहे अभी जो लोग हैं, चाहे हमसे पहले की जनरेशन है, किसी से भी आपको कनेक्ट करना है, उनको अपने साथ कैसे जोड़ना है, उसके लिए पहले तो वो किस माहौल में आपके साथ कंफर्ट है, साथ ही साथ उनकी क्या योजनाएं खुद की है, क्या इच्छाएं हैं, और आप उन पे कहाँ फिट हो पा रहे हैं या क्या कुछ कर पा रहे हैं। और बहुत सी ऐसी होती है कि कोई अलग फील्ड से है, मुझे नहीं पता हो, पर आप उनका कितना सपोर्ट ले रहे हैं, कितना वो जो कम्युनिकेशन दोनों तरफ रहता है ना, उसके कारण से आप आजकल आप देख रहे होगे, मैक्सिमम आज ही जनरेशन देखते हैं हम कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम रील्स वगैरह में पड़ी है। तो कुछ लोगों को ऐसा है कि उनको कोई लेना देना नहीं है पॉलिटिक्स से, कोई लेना देना नहीं, उनके आसपास क्या हो रहा है, बात पॉलिटिक्स की नहीं है बट अदरवाइज भी उनके समाज में क्या हो रहा है, प्रदेश में क्या हो रहा है। तो ऐसी जनरेशन को आपको अगर अपने साथ जोड़ना है, तो उस तरीके से उनको पॉजिटिव वे में, उस तरीके से उनके साथ आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, और वो क्या चाहते हैं, अपने लिए बदलाव या आसपास देखना चाहते हैं, उस पे काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक वो कम्युनिकेशन की, वो क्या चाहते हैं उनसे पूछना, फिर उस पे आप कितना डिलीवर कर पाते हो। और हमेशा मुझे ऐसा लगता है, कुछ भी करो, कभी भी ये सोच के नहीं करो कि अच्छा उसने बोला मैं ये कर दूं, उनका भी उतना ही सहयोग लो। मैं जब मैं चुनाव लड़के आई थी, तो मैं हमेशा यही कहती थी, एक वो रहता था, आपने चुनाव लड़के हमें भेज दिया, मेरे पास जो काम आ रहे हैं, मानो मेरे एरिया से कोई आ गया मेरे पास पंचायत से या दूसरी पंचायत से, वो मैं कर रही हूँ, पर हर पंचायत का मुझे खुद से जितना पता है वो भी मैं कर रही हूँ। पर उसके अलावा जो छूट गया है, जो ऐसा मुझे भी नहीं पता या जो मेरे पास नहीं कोई बता रहा है, वो कैसे होगा, उसके लिए किसी ना किसी को तो आना पड़ेगा। और दूसरी बात कि वोट देकर जिताकर सिर्फ इतना जिम्मेदारी नहीं बनती वोटर की भी कि आप छोड़ दो कि बाकी सब आप ही करो भाई। आप उसके बाद आपका भी जिम्मेदारी बनती है कि आप हमसे पूछो कि ये काम हमने कहा था कब पूरा होगा, या अगर हमने ये किया है तो इसमें कहाँ कमी रह गई है, या क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है। तो हमेशा से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि जो हम काम करते हैं, वो अच्छे कामों को लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं या उसको आगे तक नहीं पहुंचा पाते हैं। जो थोड़ी सी गलती रह गई उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाता है, चाहे वो किसी ने बोल दिया या आसपास में जो है। तो वो चीजें इनको दूर करके एक वो कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन, और सबको, जिसको कहते हैं ना कि सबके मेल जोल से, सुझाव से, प्रयास से काम करना होगा, इस तरह से हम उनको जोड़ पाएंगे। अगर किसी को सोशल मीडिया में पसंद है कि ठीक है वो रील बना रहा है, उसके साथ एक पॉजिटिव रील कैसे आप बना सकते हैं कि जिससे कि एक मैसेज अच्छा सा जाए। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि अच्छा फॉलोवर गेन करने के लिए आप सिर्फ डांस करो या गाना गा लो या कोई जंप कर दो कहीं से, वो वाला ही रील बनाना है। बट अच्छा मेरे वहाँ पर अभी सेब का सीजन शुरू होने वाला है, यंगस्टर्स को बोलो चलो भाई सेब का सीजन है, तुम्हारी रोजी रोटी है ये, चलो साथ में सेब तोड़ते हैं। उसके साथ आप क्या अपने सेब के बारे में बताओ, कौन सा है, जानकारी दो मिलके उनके साथ में। तो इस तरह से भी आप कनेक्ट कर पाओगे और करना चाहिए। आपको रील बनाना पसंद है? हाँ, मुझे तो आती थी बनाने, और पसंद तो यही है कि बस जो थोड़ी बहुत वीडियोस जो कुछ हो, कार्यक्रम की कुछ हो, एडिट करके रील बना देती हूँ। अगर आप मेरा सोशल मीडिया देखेंगे तो सब पॉलिटिकली आपको दिखेगा। थोड़ी देर बाद तो मुझे ऐसा लगता है वही कि तो हम जानना चाहते हैं, पॉलिटिकली तो आपने बहुत कुछ बता दिया है। गाना गाना तो शायद आपको बहुत ही ज्यादा पसंद है, हमने सुना है। नहीं पसंद, देखो मुझे गाना गाना पसंद है पर गाना आता नहीं है क्योंकि सुर ही नहीं आते मुझे। थोड़े बहुत पहाड़ी गाने अच्छे गा लेती हूँ, और हिंदी थोड़े बहुत जो कुछ आ गए तो नहीं, अभी ठीक है। करण मुझसे कह रहा था कि प्रज्वल बहुत अच्छा गाना गाती है और उसको सुनने का भी एक मन है। मैं पहाड़ी गाने ऐसा है ना गाऊंगी तो कुछ? आपको समझ नहीं आएगा, जो आपको समझ आए तो थोड़ा सा मैं, आपने वो तो सुना ही होगा ना, शिमले नी, हाँ वो हाँ सुना। बिल्कुल सुना है। माए नी मेरी है शिमले दी राहें, चंबा कितनी दूर है, चंबा कितनी दूर,
शिमले नी बसना कसौली नी बसना, शिमले नी बसना कसौली नी बसना, चंबे जाना जरूर है, चंबे जाना जरूर। बस आज मुझे एक बात पता चली कि प्रज्वल झूठ भी बहुत अच्छा बोलती है। क्या क्यों है गाना अच्छा नहीं? पता नहीं, वो तो मोहित चौहान इस गाने को सुनेगा तो उसको कैसा सही लगेगा कि नहीं, क्यों उन्होंने गाया है। तो वैसे तो बहुत सारे हिमाचली सॉन्ग्स भी है जो, क्योंकि हर जगह पे आपको पता है ना, हिमाचल में भी अलग अलग भाषा, अलग अलग पहनावा, अलग अलग गाने और बोली है। जैसे अपर शिमला में है तो हमारी पहाड़ी अलग गाने हैं, लोअर हिमाचल में अलग गाने हैं, अलग डांस है, खाना भी बहुत अलग अलग है। हाँ, जैसे मंडी की धाम, सेपू बड़ी, प्रधानमंत्री जी को भी आपने कई बार बोलते हुए सुना होगा। हमारे यहाँ सिड्डू घी बहुत ज्यादा फेमस है। तो अलग आपका अलग फेवरेट क्या है? सिड्डू घी ओके, नेक्स्ट टाइम शिमला जाएंगे तो पक्का, और असली वाले सिड्डू घी खिलाऊंगी, बिकॉज आजकल ना सोशल मीडिया पे दिख सोशल रहा है मीडिया पे काफी। है, पर उन्होंने वो मोमोज जैसे बना के उसको हाँ। खिलाना शुरू किया है, और उसमें स्टफिंग, कोई चॉकलेट, कोई ड्राई फ्रूट्स इतना डालना, मतलब कुछ भी बना के बस सिड्डू के नाम पे बेच रहे हैं। पर असली सिड्डू क्या होते हैं, खाने हैं किसी को भी तो शिमला आए और मैं खिलाऊंगी। इससे ज्यादा चंबा के राजमा भी बहुत फेमस है। हाँ हाँ, इट्स अ वेरी डिफरेंट प्रिपरेशन। चंबा के राजमा, फिर वहाँ की मंडी की धाम, बिलासपुरी धाम, अलग अलग सब, मदरा और सेपू बड़ी, और जैसे राजमा, और पहाड़ का राजमा चावल, कड़ी चावल तो फेमस है ही है। तो कहीं भी आप खाएंगे तो बहुत अलग अलग स्वाद, अलग अलग, वो तो हाथों का है, बट फेमस जो है सिड्डू घी हमारा जो। आपने अभी सिड्डू घी के बारे में बताया कि चॉकलेट और उसमें ड्राई फ्रूट्स, ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की उपज है। तो क्या आपको लगता है कि जो सोशल मीडिया है, इसने हमारा जो रियल कल्चर था, रियल चीज़ें थी, उनको चेंज कर दिया है? जो टूरिज्म आज के टाइम में हिमाचल में इतना ज़्यादा एकदम से बड़ा, हिमाचल या उत्तराखंड, इनकी हम बात करें, पहाड़ी एरिया, देवभूमि जो है, तो जो टूरिज्म का, ये कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट्स हैं टूरिज्म के। नहीं, मैं साइड इफेक्ट नहीं कहूंगी, पर दूसरे क्या कि सोशल मीडिया से ऐसा नहीं है, टूरिज्म बहुत बड़ा है, ये चीजें भी लोगों की नजर में आई है कि सिड्डू है, ये मंडियाली धाम है, ये बिलासपुरी धाम है, हिमाचल का खाना है, बट कहीं ना कहीं वो एक्चुअल में कैसा बनता है, कैसे प्रिपरेशन होती है, फिर वो उस तरीके की नेचुरल जिस तरह से वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। और दूसरा, सोशल मीडिया ने क्या है कि उसको एक अलग रूप देके उसको लोगों तक पहुंचा रहे हैं, नाम वही है, पर उसका स्वाद और उसमें जो चीजें यूज करें, इंग्रेडिएंट्स, वो डिफरेंट तरीके से दिखाए जा रहे बट हैं। जो एक्सेस ऑफ टूरिज्म हो रहा है आज के टाइम में, हम देख रहे हैं हर कोई जिसको देखो पहाड़ों में जा रहा है गाड़ियां लेके, अलग अलग चीजें लेके, तो इसका भी इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ रहा है हमारी पहाड़ी। लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है, पॉजिटिव भी है, क्योंकि जो टूरिज्म लोग आएंगे जितना, हमारे टूरिज्म को उतना बढ़ावा मिलेगा, और जो हमको जो सहयोग मिल रहा है वो भी कई बार हम बढ़ता सोशल रहेगा। मीडिया पे ऐसी भी चीज़ें सुनते हैं कि लोग कह रहे हैं कि लिमिट कर दीजिए टूरिस्ट को, तो उससे जो हमारा यहाँ का लोकल इन्वायरमेंट है, जो इकोसिस्टम है, वो सही रहेगा। क्या ये सही है? देखो, ये भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक सही है, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारी जगह पे, आप भी घूमने जाते होगे, हम भी, आसपास में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं, ऐसे शरारती तत्व रहते हैं, आते हैं, कि वो ना उस चीज को अपनेपन से, वो ना वहाँ आए हैं ना वहाँ रह रहे हैं, तो वो कुछ भी जिसको कहते हैं ना कि अपद्रवता फैलाते रहते हैं, कुछ ना कुछ आपको कचरा फैला देंगे, कहीं इतने जोर जोर से म्यूजिक में। कई बार हम लोग बात करते हैं आपस में कि हम भी कहीं जाते हैं ना, तो पर हम कभी ऐसा नहीं करते हैं कि कहीं भी चिल्ला रहे, चिल्लम चिल्ली करो, किसी से भी लड़ लो। अरे ट्रैफिक लगा है तो भाई वो सबके लिए लगा है, क्यों आप किसी के साथ लड़के, अच्छा आप बाहर से आए हो, अपने प्रदेश का नाम भी खराब कर रहे हो, अपनी इमेज भी, और वहाँ के लोगों को भी आप परेशानी कर रहे हो। तो इन परेशानियों के कारण से कहीं ना कहीं वो जो आपस में वो गाँव में, अगर एक गाँव में कहीं पर छोटी सी टूरिस्ट प्लेस है, आप वहाँ घूमने जा रहे हो, तो वहाँ ऐसी अशांति फैलोगे, चार आसपास के जो घर हैं वो परेशान हो रहे हैं, वहाँ हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वाटर के, बावड़ी है, नाले हैं, नदियाँ हैं, जहाँ के पानी से हम, जिसको पी पी के हम बड़े हुए हैं, जिससे हम अपने घर पे खाना बनाते हैं, उसको आप खराब कर रहे हो। जो इतने हमारे बगीचों में, हमारे आसपास के नदी नालों में साफ सफाई है, उसमें आप कचरा फैला रहे हो। तो इस कारण से कहीं ना कहीं हमको ये जिसको कहते हैं ना, प्रकृति के साथ साथ वहाँ के आसपास के लोगों को और प्रदेश को नुकसान होता है। यही एक कारण है कि जिसके कारण से कहीं ना कहीं ये बातें उठती है और ये बातें आती है।
एंड करने से पहले मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद? जिसको कहते हैं ना कि अमेजिंग, बहुत ही अच्छा। और सबसे पहले तो मैं सीरियसली दिल से कह रही हूँ कि बहुत अच्छा लगा जब मैंने आपके मैसेज पढ़ा कि आप मुझे अपनी पॉडकास्ट में बुलाना चाहते हैं, बिकॉज एक इतनी दूर शिमला से यहाँ पे पॉडकास्ट में मुझे आपने सोचा कि नहीं आप मुझे बुला सकते हो, या मेरी स्टोरी को या मेरी जर्नी को आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचा सकते हो। वो सुनकर मुझे लगा कि अरे भाई ये लोग ठीक तो है क्योंकि अभी तक ऐसा लगता था कि चलो लोकल में तो सब जानते हैं, वो बुला देते हैं, पर इतनी दूर से बुलावा आया है तो नहीं, ठीक है, मुझे मौका मिल रहा था कि मुझे दिल्ली आना था तो मैं आई। और साथ ही साथ कि जिस तरह से आपका चैनल जो भी एक कंटेंट को लेकर या लोगों की स्टोरी को लोगों तक पहुंचा रहा है, वो जब देखा तो बहुत अच्छा था। और आप लोगों के साथ मिलकर ऐसा लगा ही नहीं कि पहली बार मिल रही हो या बात कर रही हो। हाँ, थोड़ा सा आने में थोड़ी दिक्कत हुई, दूर था और फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं मुझे, और बाहर जो आपका जो एक जो एरिया है, आउटर एरिया इतना सुंदर है। पहले एंटर करते मुझे लगा रहे हिमाचल में ही कहीं आ जाते हैं, वहीं कर लेते हैं मेरे सेब के बागानों में। पर बहुत अमेजिंग था, रियली थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छा लगा। Thank you so much. And on this note, we'll end today's podcast. Thank you for making time for us. नेक्स्ट टाइम फिर से हम बैठेंगे जब आप अच्छी किसी उसमें, नेक्स्ट टाइम हम आपके शिमला आएंगे और आपके बागों के बगीचों में बैठ के करेंगे। ठीक है, पक्का पक्का।